हेलो दोस्तों, दरअसल माय मैजिकल गर्ल कहानी का एपिसोड अब डेली शाम को आएगा और माय क्यूट परी वाइफ का एपिसोड सुबह 10 बजे से पहले आ जाएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहानी आगे जारी करते हैं। अपनी एक मीटिंग होने के बाद ऋषि और कुणाल दूसरी मीटिंग के लिए क्लब चले जाते हैं। वहीं नायरा भी जूही और अनाया को सीधे शाम को क्लब में मिलने का बोलकर घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर थोड़ी देर अपने पापा के साथ बात करती है और उन्हें चेक करती है। उसके बाद क्लब जाने के लिए रेडी होने लगती है। आज नायरा ने सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उसी के साथ मैचिंग ग्लिटर वाली हील्स, रेड लिपस्टिक, अपने बालों को लूज कर्ल्स करके खुला छोड़ा हुआ था। आज नायरा हर रोज से अलग लग रही थी। हमेशा सिंपल कपड़ों में रहने वाली वो एक अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसका ये अवतार काफी नया था। हल्के मेकअप में वो कहर ढा रही थी। आज ना चाहते हुए भी नायरा अपनी तरफ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ को अट्रैक्ट कर ही लेगी। नायरा जब क्लब पहुंची तो ये पहले से ही रात के 7 बज रहे थे। कुणाल पहले ही पहुंच गया था। ये क्लब कपूर्स के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी कुणाल को इस तरह की जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये वो अरुण मेहता था जिसे कुणाल को पोक करना पसंद था, लेकिन कुणाल का शांत व्यवहार एक अलग ही साइलेंट पावर की तरह था, जिससे वो अपने एक्सनेस से सामने वाले को आसानी से गुस्सा दिला सकता था। ऋषि और कुणाल के साथ अजय भी आया था। वो तीनों सीधे अपने क्लाइंट के बुक किए रूम में गए जहां उनकी मीटिंग होनी थी। जैसे ही मीटिंग हॉल का डोर खुला, अंदर मौजूद शख्स की निगाहें दरवाजे पर चली गई। डोर से अंदर आते हुए ऋषि और कुणाल दोनों बिना किसी भाव के थे। उनके पीछे आते अजय को तो झटका लगा, क्योंकि उनके सामने अरुण था और उसके बगल में रागिनी मेहता, जो तब से ही नहीं दिखी थी जब से हिना शाह का खेल खत्म हुआ था। हाँ, अभी भी साहस है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जागीर गिर चुकी थी। शाह जो अपनी ऊंची नाक और काम के लिए जाने जाते थे, आज वे शर्मिंदा थे और अब इस शहर को छोड़ भी चुके थे। अपने मोहरे के फेल होने के बाद से ही रागिनी का कोई पता नहीं था। यही वजह थी कि अजय बहुत अजीब ढंग से उसे देख रहा था, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वही कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सिर्फ एक लड़की के होने नहीं होने से फर्क पड़ता है, और वो उसका प्यार है। जब तक कोई भी अपनी हद ना भूले, कुणाल उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हैरानी की बात यह थी कि इस बार रागिनी मेहता शांत थी। उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा जिसे वो पागलों की तरह चाहती है, लेकिन उसने सिर्फ उसका तिरस्कार किया। आज रागिनी की आंखों में कुणाल के लिए पागलपन था, लेकिन उसे पाने का नहीं, बर्बाद करने का। कुणाल और ऋषि ने बिना किसी पर ज्यादा ध्यान दिए अपनी सीट ले ली और अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करने लगे। करीब 5 मिनट बाद एक और बार मीटिंग रूम का डोर खुला और एक हैंडसम आदमी जो करीब 35 साल का होगा अंदर आया। वो देखने में ही काफी मिलनसार और खुशमिजाज लग रहे थे। तो ये थे मुकेश भट्ट, कपूर्स और मेहतास के सबसे बड़े इन्वेस्टर। यही वो इकलौती वजह है जो कपूर्स और मेहतास को जोड़ता है। हालांकि अब ये ज्यादा नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब कपूर कॉर्पोरेशन कुणाल के हाथ में थी। कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसके साथ काम करे या ना करे। उसे यकीन था कि इस बार मेहता और कपूर्स इस प्रोजेक्ट पर साथ काम नहीं करेंगे। ये कुणाल की पहली मीटिंग थी मुकेश भट्ट के साथ, जिसमें मेहतास भी इन्वॉल्व थे। इससे पहले कुणाल के दादाजी ही इस कंपनी को संभाल रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल से ये कंपनी कुणाल ही संभाल रहा था। कुणाल कपूर कौन था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। वह इंसान जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। उसने सब कुछ छोड़कर अपनी कंपनी खुद के खून पसीने से खड़ी की। आज सब उसी कुणाल कपूर को जानते हैं, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उस लड़के को नहीं जिसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने के लिए दिन रात काम किया, वो भी एक मामूली से एम्प्लॉय की तरह अपनी पहचान छिपाकर। मुकेश भट्ट के आते ही सबने उनसे हाथ मिलाया। जब कुणाल ने ऐसा किया तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मिस्टर भट्ट के हाथ को टच करते ही उसे अपने माइंड में एक वाइब्रेशन महसूस हुई थी। उसे ही नहीं, यहाँ तक कि क्लब में एक कोने पर बैठी लड़की को भी ये झटका लगा था। कुणाल और ऋषि बैक डोर से क्लब में आए थे और अपनी पर्सनल लिफ्ट का यूज करके बुक किए हुए प्राइवेट रूम में आ गए। उनके आने के ठीक बाद नायरा ने क्लब में कदम रखा। जूही और अनाया उसे बाहर ही मिल गई थी। वो दोनों भी कुछ कम नहीं लग रही थी, लेकिन हमारी नायरा तो वो चांद है जिसे सिर्फ आसमान पा सकता है। वो हजारों तारे सिर्फ दूर से निहार सकते थे। क्लब जो शोर और शराबे से भरा होता है, यहाँ का हाल एकदम अलग था। डांस फ्लोर पर कुछ यंग लोग डांस कर रहे थे। कई लोग बैठे हुए उस जीवंत माहौल का मजा ले रहे थे। बार काउंटर पर शैंपेन का पूरा पूल बना हुआ था, जिससे एक भीनी सी खुशबू वहां फैली हुई थी, जो इस समा को और भी हसीन बना रही थी।
ये क्लब भी एक हाई क्लास क्लब था। बस यहाँ सब कुछ लग्जरियस था। सभी पैसे वाले लोग इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी रूम बुक करना मुश्किल था। नायरा के अंदर आते ही ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम सा गया हो। वहां मौजूद हर लड़के की निगाहें नायरा के सुंदर से चेहरे पर अटक चुकी थी। जो कपल थे उन्हें भी इनसिक्योर फील होने लगा, क्योंकि सभी महिलाओं ने देखा कि उनके पार्टनर की नजर उनके बजाय कहीं और है, जिससे उनका ध्यान बटा और उनकी नजरों का पीछा किया। जैसे ही उन लड़कियों ने अंदर आते सुंदर से फिगर को देखा, अगले ही पल वे सब दंग रह गई। उनके मुंह से अनायास ही निकला, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। अब हाल ये था कि लड़के ही नहीं लड़कियां भी उसे ताड़ रही थी, लेकिन जल्द ही अपने होश में आकर उन सबको समझ आया कि आखिर बात क्या है। उन लड़कियों को नायरा से काफी जलन महसूस हुई। एक तो वो किसी परी की तरह सुंदर थी, ऊपर से उनके पति और बॉयफ्रेंड का अटेंशन जो उनका था उसे इस सुंदर दिखने वाली चुड़ैल ने छीन लिया। नायरा का चार्म सब पर छा चुका था, बस फर्क इतना था कि लड़कियां उसे कौस रही थी और लड़के उसकी प्योर नेचुरल ब्यूटी को काफी एडमायर कर रहे थे। ये ऐसा था कि नायरा की प्रेजेंस से सब कुछ फीका पड़ चुका था। इन नतीजों से बेखबर नायरा ने एक कोने की चेयर पकड़ ली और आराम से बैठ गई। अनाया और जूही को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सबकी निगाहें उन्हें ही घूर रही थी। लेकिन नायरा को इतना शांत देखकर उन दोनों ने इसे ज्यादा नहीं सोचा, बस अपने लिए कुछ स्नैक्स और फ्रूट बियर लेने चली गई। नायरा के लिए उन्हें पता था कि वो सिर्फ जूस पिएगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और अपना ऑर्डर देने चले गए। जब कुणाल ने मुकेश भट्ट से हाथ मिलाया तो सिर्फ कुणाल ही नहीं नायरा भी इसे फील कर पाए। इसकी वजह उनकी शक्तियों का आपस में जुड़े रहना था। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर टाल दिया। जल्द ही अनाया और जूही आए और उसके लिए जूस रखा। उसके बाद जूही ने जोशीला होते हुए कहना शुरू किया, आज की चेयर्स हम तीनों की दोस्ती के नाम। पता ही नहीं चला कब 1 महीना हो गया जब हम पहली बार मिले। सो चेयर्स फॉर अस एंड फॉर अवर फ्रेंडशिप। ये कहते ही तीनों ने खुशी से चेयर्स किया और उसे पी लिया। नायरा ने जूस पिया जो जूही और अनाया द्वारा लाया गया था। वही अनाया और जूही ने फ्रूट वाइन ली और नायरा से मिलने की खुशी जाहिर करते हुए एंजॉय करने लगे। दोनों डांस फ्लोर पर चले गए और झूमने लगे। उन दोनों को देखकर नायरा हंसी और अपना सरना में हिला दिया। उसके बाद श्री को मैसेज किया कि वो उनकी दोस्तों का ख्याल रखे और उन्हें सही सलामत घर छोड़कर आए जब वे थक जाए। नायरा ने उन दोनों को एक नजर देखा और फिर एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो जा पाती उससे पहले वो किसी से टकरा गई। वो आदमी जानबूझकर नायरा से टकराया था, लेकिन वो धक्का ज्यादा तेज भी नहीं था, जिससे दोनों आसानी से संभल गए। जब नायरा ने खुद को संभाला तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या बात है मिस खूब सूरत, वो भी ऐसी जगह पर। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये कहते हुए उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल बनी हुई थी। नायरा बिना देखे ही बता सकती थी कि ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो उससे सवाल कर सके। नायरा ने उस आदमी को देखा जो ठीक उसके सामने था और बिना किसी खास खुशी के बोली, आखिर क्या वजह है जो तुम्हें मेरा पीछा करना पड़ा जबकि तुम्हें इस समय वापस रशिया लौट जाना चाहिए था। नायरा के कहे शब्द सुनकर सामने खड़े लड़के का चेहरा और भी खिल गया। उसकी मुस्कान जो नायरा को चिढ़ा रही थी वो एक मोहक मुस्कान में बदल गई। लड़के ने तंज कसते हुए कहा, ये तुम थी जिसने मुझे मेरे महल से निकालने के लिए मजबूर किया था। क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है या फिर महान जादुओं की रानी का दिमाग बक्से में बंद हो गया। ये कहते हुए वो मजाकिया ढंग से हंसा और फिर आगे बोला, ये सही है। मतलब जब तुम्हारा काम हो गया तो मुझे किसी सड़े हुए टमाटर की तरह मसलकर फेंकना चाहती हो। ना वर्धान रावत, तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं है जिसे तुम जब मर्जी आए अपने इशारे पर नचाती फिरो। उसकी दलीलें ऐसी थी जैसे नायरा उस पर बहुत जुर्म करती हो और एक वस्तु की तरह या एक रोबोट की तरह अपने ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कहती रहती है। लेकिन उसके शब्द अकेशन और कहीं जबान को मैच नहीं खा रहे थे। जब वर्धन ने नायरा की घुरती आंखों को देखा तब उसे समझ आया कि इस बार कुछ ज्यादा ही डिंग मार दी। खुद की बात पर अड़े हुए आगे बोला, खैर वो तो मेरा मूड था, सिर्फ इसलिए तुम्हारी उस नाजुक कली का पीछा किया। मैंने एक स्टोकर बनना मंजूर किया क्योंकि मुझे घूमना था, बस यही बात थी। बाकी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझी। डेंजर ब्यूटी कही की। हूँ देख तो ऐसे रही है जैसे जन्मों की भूखी हो। कौन अपने दोस्त को ऐसे घुरता है, वैसे भी मैंने ऐसा भी क्या अजीब कह दिया। खुद में नायरा को कोसते हुए वर्धन ने सोचा, तब उसे याद आया कि उसने तो सबसे अलग बात ये कही की। ओह तो ये बात है। वर्धन ने अपनी नकचरी दोस्त को देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल था।
उसकी आंखें लावे की तरह धधक रही थी और अपने में सोचा, क्या मेरा कुणाल को नाजुक कहना नायरा को इतना बुरा लगा। हालांकि कि ये सिर्फ मजाक था। इसके उस खतरनाक प्रेमी से तो कोई भी ना बचे। काला नीला कहीं का कुछ याद आते ही वरदान की आंखें एकदम से चमक उठी। वह नायरा के करीब गया और उसके कान में फुसफुसाया, एक राज की बात बताओ, तुम्हारा वो कुणाल नीला तो है लेकिन साथ में काला भी है। अब सोचो और समझो कौन है वो, पता कर लो अगर कर सकती हो। इतना कहकर वो जैसे हवा की तरह आया था वैसे ही गायब हो गया। लेकिन छोड़ गया तो बस सवाल और उलझन, कौन सा नीला और काला। आखिर वरदान क्या बताने की कोशिश कर रहा था। नायरा इसी सोच में गुम थी, इस बात से अनजान की एक जोड़ी आंखें उसे ही घूर रही थी। ये कोई और नहीं कुणाल था, जो अपने कॉल को अटेंड करने किसी शांत जगह की तलाश में कॉरिडोर पर आया था। लेकिन कॉल फिनिश करते ही उसने जो देखा वो उसके गुस्से को बंधाने के लिए काफी था। अपने प्यार को किसी और के इतने करीब देखकर उसका दिल जल रहा था। उसके लिए ये बात भी नई थी कि नायरा खुद किसी से इतना बात कर रही है। उसके अलावा आज तक नायरा ने किसी भी दूसरे लड़के से बात तो दूर देखा भी नहीं था। इससे वो ये समझ चुका था कि ये जो वो है नायरा इसे बहुत अच्छे से जानती है। उसे यकीन था कि उनके बीच कुछ अजीब नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो लड़का नायरा से टकराया तो उसने नायरा के हाथ को थामा हुआ था। अगर नायरा जल्दी रिएक्ट करके अपना हाथ ना झटकती तो कुणाल का गुस्सा जो दफन था आज उस शख्स पर निकालने से कोई नहीं रोक सकता था। वहीं नायरा एंट्रेंस की तरफ अपने कदम बढ़ाती उससे पहले ही एक लंबी काली छाया ने उसे ढक दिया। नायरा ने अपना सर उठाया और सामने देखा, जहां एक ठंडी अभिव्यक्ति वाला आदमी उसे ही नाराजगी से घूर रहा था। अगले ही पल नायरा अपने सामने खड़े आदमी से लिपट गई और बोली, कुणाल तुम भी यहाँ हो, मुझे क्यों नहीं बताया। कुणाल जो अंदर से जल रहा था, अब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली थी। कुणाल के ठंडे भाव एक पल में नर्म और कोमल हो गए। उसने अपनी बाहों को नायरा की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया। जब कुणाल ने नायरा को देखा था तो वो हर बार की तरह उसकी सुंदरता में खो गया था। लेकिन एक काली बिल्ली ने नायरा का रास्ता काट दिया, जिससे कुणाल अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गया था। उसके इस बोल्ड लुक को देखकर कुणाल बस उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। अब फाइनली नायरा उसके आगोश में थी। कुणाल नायरा की खुशबू में पूरी तरह से खो चुका था। शायद नायरा भी, क्योंकि वो भी सुबह की बातें भूल चुकी थी। और कुणाल को यहां देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। कुणाल जिसकी मीटिंग थी उसे अब कोई होश नहीं था। वो दोनों एक दूसरे में सिमटे अपने प्यार को महसूस कर रहे थे। वही मीटिंग रूम में कुणाल को गए इतना समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। हालांकि कि उनकी मीटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अब डिसीजन मुकेश भट्ट का था कि उन्हें किसके साथ काम करना था। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कुणाल ने वापस ना आने पर रागिनी का चेहरा उतर चुका था। उसे डर लग रहा था कि अगर कुणाल नहीं आया तो वो अपना बदला कैसे लेगी। नहीं, उसे आना ही होगा। मैं उसे किसी भी हाल में बर्बाद करके रहूंगी। वहां कुणाल और नायरा अपने प्यार में खोए हुए थे और यहाँ रागिनी कोई नया प्लेन बना रही थी। मुकेश भट्ट जो इतनी देर से शांत और हंसमुख लग रहा था, अचानक से उसकी टोन काफी कठोर हो जाती है। उसने नाराजगी से एक नजर ऋषि पर डाली और बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कपूर अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। ये पहली मीटिंग है मेरी आपके CEO साथ, लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है। कॉल अटेंड करने गए थे या फिर उनका इरादा हम भट्ट का निरादर करना था। क्या कोई जवाब है कि वो कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं लौटे। ऋषि जानता था कि ये भट्ट बस मौके का फायदा उठा रहा है। असल में इसे सिर्फ कुणाल पर उंगली उठानी थी, जिससे वो ओल्ड कपूर दादाजी से शिकायत कर सके। ऋषि रिलैक्स होकर चेयर से टिककर बैठ गया और उस दोगले इंसान को देखा और उसी की भाषा में बोला, क्या बात है, आप तो हमारे कहने से पहले ही सब समझ गए। खैर, अब जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो ही गया है, देन आई एम श्योर ये डील तो अब होने से रही। तो क्यों ना एक काम करते हैं जिससे आपका और मेरा दोनों का समय बचेगा। ठीक है, फिर आज से और अभिषेक कपूर और भट्ट के बीच जो भी प्रोजेक्ट्स थे और होने वाले थे सब कंसल्ट किए जाते हैं। ऋषि के शब्द ऐसे थे जैसे एक ही बार में अपने दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया हो। अरुण मेहता और रागिनी मेहता भी एकदम स्तब्ध रह गए थे। जो प्रोजेक्ट्स चालू थे, अगर उन्हें रद्द किया गया तो इससे कपूर्स को भी काफी लॉस होगा, लेकिन फिर भी एक बिजनेसमैन होते हुए इतना गैर जिम्मेदारी वाला फैसला लेना किसी बेवकूफी से कम नहीं था। ये सब उन तीनों को लग रहा था, पर असल बात तो ऋषि ही जानता था कि इस मीटिंग का मकसद सिर्फ भट्ट और मेहता कंपनी से सारे रिश्ते तोड़ने से था। क्योंकि ये वही लोग थे जो उनके पीठ पीछे कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स लीक कर रहे थे।
अपनी बात पूरी करते ही ऋषि प्राइवेट रूम से जैसे ही जाने लगता है उसी समय बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आकर उसे घेर लेते हैं। ऋषि को समझते देर नहीं लगती कि ये एक ट्रॉप था, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि खुलेआम सब कुछ करना बेवकूफी नहीं थी, या फिर इन सब को इतना यकीन था कि आज ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएंगे। वही वरदान जो बहुत तेज था किसी तूफान की तरह, लेकिन उस तूफान को चीरते हुए एक लंडकी उससे टकरा जाती है। उस लंडकी को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत नशे में थी, क्योंकि वो बिल्कुल एक नशेंडी की तरह अपनी मधुर आवाज में गाना गा रही थी। गाना कुछ इस तरह था, जरा सा झूम लूं मैं। इतना गाते ही उसे हिचकी आ जाती है। फिर वो दूसरी लाइन गाती है, आता तुझे चूम मम लूं मैं, हिचकी मैन चली बन के हवावा, राबब्बा मेरे मेनू नू बचाचा। वरदान तो उसके गाने को सुनकर उसमें खो ही गया था। ऊपर से उसकी हिचकी जो एक एक लाइन के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक का फील दे रही थी। हुए कितनी क्यूट है मेरी छोटी टूटी फ्रूटी। वरदान तो बस उसके बनते बिगते अजीब से मुंह को देख रहा था, जो उस नशे में धूत लंडकी को बहुत ही क्यूट बना रहा था। उसके पागलों वाले मुंह बना बना कर सुर को खींचते हुए हिचकी के साथ गाना, और उसका बार बार गाने में चुमने वाली लाइन को सुनकर वरदान को ऐसा फील हुआ जैसे उसने उसी से ये पूछा हो। अपनी स्टूपिड सोच को झटकते हुए उसने एक बार फिर उस मासूम सी लंडकी को देखा जो अपने में ही मस्त उसके हाथ को पके यहाँ वहां झूम रही थी। वरदान तो यही सोच रहा था कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। दोनों इसी तरह एक दूसरे को पके, एक अपने में मस्त था तो दूसरा उसे निहारने में। तभी पीछे से किसी ने उस लंडकी को देखते हुए पुकारा, जूही तू यहाँ है, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। चल अब हॉस्टल के लिए निकले, वैसे भी पहले ही रात के 8:30 हो चुके हैं। लेट हुए ना तो वो वार्डन 100 बातें सुनाएगी। ये सब कहते हुए वो लंडकी मतलब अनाया जूही के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब जाकर उसकी नजर जूही को थामे लंडके पर जाती है और कॉन्फ्यूज होते हुए उस लंडके को घूरने लगती है। अनाया को लगता है कहीं ये जूही का नशे में होने का फायदा तो नहीं उठा रहा था। अब इन्हें कौन बताए बेचारे। वरदान का फायदा उठाने वाली थी उनकी दोस्त। ये तो खुद वरदान भी नहीं जानता कि जूही उसे किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी अनाया की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा था। वही जूही अनाया को देखते ही वरदान को दूर धकेल देती है और अनाया की बाह को पकड़कर उससे किसी छोटे से पपी की तरह लटक जाती है और अपनी लंडखाती आवाज में कहती है, अन्ना बेबी चलो घर चले। नहीं, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें हीरोइन अपने हीरो को घर या हीरो अपनी हीरोइन को घर चलने को कहती थी। हम कौन सी थी, मुझे याद कैसे नहीं है। अनाया, जूही अब फिर से शुरू मत हो जा, अब मैं कोई भी गेम नहीं खेलूंगी। हर बार जब भी तू छुपकर पीती है तो बस दम सराज ही खेलती रहती है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जूही को कौन सा कुछ समझ आ रहा था, वो तो अपनी ही धुन में मस्त बोले जा रही थी। अरे अरे सुनना, वही फिल्म जिसमें बॉय अपनी गर्ल को छोड़ रिच लेडी के चक्कर लगाता है, देन उसकी गर्ल अपने बॉय के लिए गाती है और मनाने के लिए सो मेनी ठुमकास लगाती थी। वो फिल्म भी मेरी प्यारी सबसे न्यारी सुंदर आंखों वाली, जैसे मेरी नीली आंखें हैं ना। अनाया तो उसकी बकबक सुनकर अपना सर पटकना चाहती थी, लेकिन वही वरदान तो जूही की क्यूट बातों को मजे से सुन रहा था और हंसने लगता है। तब जाकर उन दो लड़कियों का ध्यान उस पर जाता है। जूही अगले ही पल लपक कर वरदान की गोद में चढ़ जाती है, जिसे देखकर वरदान की हंसी एकदम से जम जाती है। अनाया भी हैरान रह जाती है, क्योंकि जूही ने बहुत बार वाइन पी है, लेकिन किसी लड़के से इस तरह चिपकना ये तो पहली बार था। वरदान के फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से वो बिना जूही को गिराए उसे उसकी कमर से थाम लेता है और मन में सोचता है कि अगर नायरा ने उसे ऐसे देखा तो वो जरूर उसे चिढ़ाएगी कि तेरे जैसे बवंडर को यही तूफानी सूट करती है। यही सब इमेजिन करते हुए वरदान का देसी चेहरा बेचारा सा लगने लगता है। अनाया उसका ऐसा चेहरा देखकर मन ही मन हंसने लगती है, क्योंकि ये वो वरदान नहीं था जो कुछ देर पहले नायरा को सताने आया था। बेचारा, अगर उसे पता होता कि उसके मजे के चक्कर में सजा मिलेगी तो वो यहाँ नायरा के पीछे आता ही नहीं। वही जूही ने उसकी गर्दन को एकदम से पकड़ लिया और गुस्से से बोली, ओए तुम किस पर इतना दांत फफाड़ के हंस रहे हो? हम बोलो फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए, डोंट टेल मी कि वो मैं हूं जिस पर तुम हंसे। वही उसकी बात सुनकर वरदान को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। ऑफकोर्स वही तो है अकेली ड्रामा क्वीन, और कोई दिख रहा है जिस पर हंसूगा, ये सब मन ही मन कहते हुए वरदान जूही को घूर रहा था, लेकिन उसने उसके सामने कुछ भी जवाब देने हिम्मत नहीं की। जूही अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोली, अगर हिम्मत भी की ना तो क्या करूंगी? तो जूही रावत तुम्हें छोड़ेगी नहीं, समझे? उद्धरण चिन्ह। वरदान धीरे से, मैं भी कौन सा चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़ो। उसकी ये बात बहुत धीमी थी, इसलिए कोई सुन नहीं पाया।
तभी जूही की आवाज उसके कानों में गूंजी, बोलो किस पर तुम इतना हंस रहे थे। वरदान ने अपनी हंसी को काबू में किया क्योंकि हर बार जब उसने पूछा किस पर हंस रहे हो उसे बस एक ही गाना याद आया। ये लंडकी पागल है, सच में महापागल। वरदान, ये तुम नहीं हो जिस पर मैं हंस रहा था। अब तुम्हारी जैसी इतनी स्मार्ट लंडकी पर तो कोई पागल ही हंसेगा। मैं तो तुम्हारी दोस्त की बेवकूफी पर हंस रहा था। अनाया जो उनकी नौटंकी देख रही थी, खुद के लिए बेवकूफ सुनकर उसकी बोहे आपस में सिकुड़ गई और घूरकर अपने सामने लंडके को देखा जो खुद को बचाने के लिए उसे बीच में ला रहा था। जूही ये जानकर कि वह उस पर नहीं हंसा खुश हो गई, लेकिन अपनी दोस्त को देखकर वरदान से पूछने लगी, पर ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये बेवकूफ है। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। वरदान मन में, पता भी कहां से चलेगा, सबसे बड़ी नमूनी और बेवकूफ तो तुम ही हो। बोलो कहां खो जाते हो तुम बार अरे अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने उससे एक फिल्म को गैस करने को कहा लेकिन इसे पता ही नहीं चला, जबकि तुमने तो साफ साफ हिंट भी दे दी थी। उसकी बात सुनकर जूही ने अपनी आंखों को मटकाते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो वो घर चलने वाली मूवी को? वरदान ने भी बड़े ही गर्व से कहा, बिल्कुल। और जूही की आंखों में देखा जो उसकी हाथ सुनकर एकदम से चमक उठी थी। अब लौट चले हम। ये सुनते ही जूही और वरदान दोनों का दिल तेज रफ्तार से धकने लगा था। शायद ये आगाज था एक और नई प्रेम कहानी के बनने का। जूही ने जब याद किया कि ये वही मूवी है तो खिलखिलाकर हंस पड़ी और वरदान के गालों पर अपने प्यार की एक मीठी सी निशानी दे दी किस के रूप में, जिसे देखकर वरदान तो अपने होश खोए बस एकटक जूही को देखने लगा जो अब उसकी बाहों से आजाद होकर अनाया को गले लगा रही थी। वही अनाया भी सोकर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई शौक में था तो वो श्री और निहाल थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया। वही दूसरी तरफ कुणाल ने नायरा से पूछा, कौन था वो जो तुम्हें चिढ़ा रहा था और तुमने भी उसे बिना सबक सिखाए जाने दिया? उद्धरण चिन्ह, क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि नायरा को सिर्फ कुणाल ही तंग कर सकता है और प्यार करना तो मेरा हक है ही। नायरा, हाँ, आप ही इकलौते सेक्स हो जिसे मैं अपनी फैमिली जितना प्यार करती हूँ। वो मेरा दोस्त है और उसे चैन नहीं आता जब तक मुझे परेशान ना करे, लेकिन सजा से तो वो भी नहीं बचता कभी। उद्धरण चिन्ह, इसलिए एक तुम ही हो जो मुझे परेशान करके बिना किसी कठोर सजा के बच सकते हैं। अच्छा जी, ये बात है, इसका मतलब सजा तो मिलेगी भले ही कठोर नहीं कोमल। हम ये कहते हुए कुणाल नायरा के होठों के करीब आ जाता है। इस समय दोनों एक दूसरे की सांसों को फील कर पा रहे थे। बस थोड़ी सी हलचल और उनके होठ आपस में मिल जाते। जब कुणाल ने देखा कि नायरा भी उसे किस करना चाहती है, क्योंकि कुणाल की तरह उसकी नजर भी कुणाल के पतले सुंदर होठों पर थी, वो आगे बढ़कर नायरा के उन रसे भरे होठों को चूमता उससे पहले ही उसके कानों में एक सायरन की आवाज गई। कुणाल ही नहीं, नायरा भी इस आवाज से एकदम से सतर्क हो गई। अब कोई भी उन दोनों को देखकर ये नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले प्यार में डूबे दो पंछी की तरह एक दूसरे को प्यार करने वाले थे। नायरा, कुणाल, ये कैसा अलार्म है? कुणाल ने उसे देखा और अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये एक इमरजेंसी अलार्म है। ये मेरी टीम के लोगों के पास होता है। जब भी कोई खतरा हमारे आसपास हो तो इससे वो सिग्नल भेजकर सावधान करते हैं। नायरा ने कुणाल को देखा तो कुणाल भी समझ गया कि वो क्या करना चाहती है। अगले ही पल दोनों छुप गए क्योंकि कुछ दूरी से उन्हें खतरे के होने का संकेत मिल रहा था। दोनों एक वही रखी बड़ी सी खाने की ट्रॉली में छुप गए जो फिलहाल खाली थी। नायरा कुणाल के ऊपर लेटी थी। दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि नायरा को कुछ याद आता है और वो तुरंत कॉल कर देती है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये स्टोरी। प्लीज कमेंट और लाइक करना ना भूले।